पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने देखा है उसको आप एक बार देखिए, उसको समझ लीजिए कि किस तरह से पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया गया था। ये सब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझना। जब तक इन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं तब तक आप उसको आगे समझा नहीं सकते, लिख नहीं सकते। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इसको आपको समझना ज़रूरी। बार बार जब ये चित्रों के माध्यम से आपके सामने आएगा तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि आप इसे बार बार देखें। तो पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें दिखाई, ये रिकैप है हमारा। इसको आप ध्यान से देखिए कि ये सारी चीज़ें आपको एक बार दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। कार्य विभाजन, प्रतिरक्षा, संघीय सूची के विषय होगा ये तीनों चारों। ये राज्य सूची के विषय होगा, क्षेत्रों का बंटवारा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय दिलाने की बात प्रशासन का उद्देश्य है। संविधान ने विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी है और ये हमारे प्रशासनिक स्वरूप है भारत का। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके। एक केंद्रीय प्रशासन, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री, भारतीय संसद और सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद प्रांतीय शासन व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के साथ में विधानमंडल और उच्च न्यायालय हमारे यहाँ का जबलपुर में स्थित है। स्थानीय शासन, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार अर्थात संघ की सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य विभाजित कर दी जाती है, जिसके प्रमुख लक्षण हैं दोनों सरकारों की शक्ति का स्रोत संविधान होता है, संविधान ही सर्वोच्च होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर होती है, न्यायपालिका अर्थात अदालतों की सर्वोच्चता अनिवार्य होती है। इसके अलावा संविधान का लिखित एवं कठोर होना आवश्यक होता है। शासन की यह प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। इसको हम एनिमेशन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक एक बिंदु बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहला बिंदु था दोनों सरकारों की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। ये आप लोग देख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था हमने कि किस तरह से संविधान ने कार्यों का विभाजन कर दिया है दोनों के बीच। दूसरा, संविधान सर्वोच्च होता है, चाहे बात कार्यपालिका की हो, चाहे व्यवस्थापिका की हो या न्यायपालिका की हो, इन सभी में संविधान जो भारत का है वह सर्वोच्च है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रायः कठोर होती है। कठोर ऐसी कि पहाड़ पे एक आदमी पत्थर चढ़ा रहा हो, इस तरह से। हालांकि सामंजस्य होता है तो वह प्रक्रिया अत्यंत नम्र भी हो जाती है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता अनिवार्य है संघात्मक शासन में, क्योंकि राज्य भी हैं और केंद्र भी हैं, दोनों अपनी अपनी न चलाएं, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना अनिवार्य है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके बाद संविधान का लिखित एवं कठोर होना आवश्यक है। उसकी कठोरता के बारे में हम पीछे देख चुके हैं। संविधान में जो भारत है उसको राज्यों का संघ कहा गया है। पिछले वीडियो में भी हमने इसे देखा है। संघात्मक शासन के लक्षण भारतीय संविधान में मौजूद हैं। संघात्मक पद्धति में संघ अर्थात केंद्र और राज्य संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों और शक्तियों का उपयोग अपनी अपनी सीमा में करते हैं। आपने पीछे देखा कि संविधान ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप विदेशी मामले संभालो, आप प्रतिरक्षा देखो, आप रेलवे देखो, तो इन पर राज्य सीमा का उल्लंघन करते हुए प्रतिरक्षा नहीं देखता। इसी तरह खेती, शिक्षा एवं अन्य मसले, पुलिस, न्याय वगैरह, राज्य सरकार को संविधान ने बोला इस पे आप काम करो। हालांकि उन विषयों पर केंद्र को भी प्राथमिकता दी गई है, कैसे वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अतिक्रमण एक दूसरे की शक्तियों में ये लोग नहीं करते। वर्तमान में भारत की संघीय व्यवस्था में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप लोगों ने अभी एनिमेशन में देखा किस तरह से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर भारत को राज्यों का संघ बनाया है। इसके बाद भारतीय शासन प्रणाली के संघात्मक लक्षण जो है वो निम्नानुसार है। पहला, दोहरी सरकारें। भारत में संघ और राज्य दोनों में सरकारें होती हैं। संघ में कार्यपालिका होती है,
जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ में होते हैं। ये आपने पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक व्यवस्थापिका होती है जिसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्थापिका चलती है। और न्यायपालिका होती है जो स्वतंत्र होती है। इसी तरह की व्यवस्था विधान मंडलों के माध्यम से राज्य सरकारों के लिए की गई है कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के साथ, जबकि व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और स्वतंत्र उच्च न्यायालय होता है। ये आप देख रहे हैं दोहरी सरकारों में किस तरह से कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार है केंद्र की, और राज्यों की जो कार्यपालिकाएं हैं वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है। अगली बात, शक्तियों का विभाजन। संविधान में संघ और राज्यों की शक्ति का विभाजन स्पष्ट है, ये आप देख ही चुके हैं। उनके अनुसार संघ की सरकारें और राज्य की सरकारों को जो विषय सौंपे गए हैं उन्हीं पर वो कानून बनाए। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। संघीय सूची जिसमें 97 विषय हैं, प्रतिरक्षा, विदेश, सेना, वित्त, संचार, रेलवे, इन पर संघीय सरकार कार्य करेगी। जबकि राज्य सूची के जो 62 विषय हैं उन पर न्याय, पुलिस, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण इत्यादि पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वो विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इनकी मूलतः संख्या 47 थी, लेकिन 42वें संशोधन के बाद अब 52 हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र और राज्य दोनों ही इसके अंतर्गत कानून बना सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय केंद्र का ही मान्य होता है। इसके अंतर्गत आते हैं विवाह, विवाह विच्छेद, न्यास एवं न्यासी, वन एवं वन्य प्राणी, पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा एवं श्रमिक कल्याण इत्यादि। इसको एनिमेशन के माध्यम से हम आगे इस तरह से समझ सकते हैं। दोनों सरकारों की शक्ति का स्रोत संविधान है। ये देख रहे हैं आप लोग किस तरह से संविधान ने उनको शक्ति दी है कि आप इन क्षेत्रों में कार्य करें, इनमें कानून बनाएं। दूसरा, केंद्र सरकार को किन किन विषयों के बारे में दिए गए संघीय सूची में वर्णित प्रतिरक्षा, रेलवे, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा और मुद्रा आदि पर कार्य करने का अधिकार संघीय सूची के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया गया है। जनगणना का कार्य भी केंद्र सरकार करेगी। जबकि राज्य सरकारों को जो राज्य सूची में वर्णित है संविधान के अंतर्गत, उसके माध्यम से खेती, पुलिस, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जैसे शिक्षा, अखबार, समाचार पत्र, संचार, कारखाने, परिवार कल्याण और श्रम कानून, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि अंतिम रूप से मान्य केंद्र के कानून होते हैं। तो यह आप लोगों ने देख लिया। अब तीसरी नंबर पे आता है संविधान का लिखित एवं उसकी सर्वोच्चता। तो संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का लेखबद्ध होना आवश्यक है। साथ ही संविधान जो है वो देश का आधारभूत और सर्वोच्च कानून होता है। इसका पालन करना केंद्र और राज्य के लिए आवश्यक होता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है। ये बात हम पहले एनिमेशन से समझ चुके हैं और पुनः आप देख रहे हैं। चौथा बिंदु है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता संघात्मक शासन में आवश्यक है। यदि न्यायपालिका किसी के भी अंडर में कर दी जाए, केंद्र के या राज्य के, तो मनमाने तरीके से काम लिया जा सकता है। इसलिए इनको स्वतंत्र और सर्वोच्च रखा गया है। सपोज करो, मान लो संविधान की मंशा के विपरीत कोई कानून या नियम बना भी लिए जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उनका विश्लेषण करती है, उनको समझती है, और यदि उसे लगता है कि यह ठीक नहीं है तो उनको वह अवैध भी घोषित कर सकती है। तो यह है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। पांचवा बिंदु, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप भारतीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के 2 सदन हैं। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता वयस्क मताधिकार द्वारा वोट डालकर करती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिन्हें लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य हैं, जिनको जनता ने डायरेक्ट निर्वाचित किया है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा, वे लोग राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं इनडायरेक्टली। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। आप लोगों ने देखा कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों में कार्य का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिनमें समवर्ती सूची ऐसी है जिस पर केंद्र भी और राज्य भी दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु उस विषय पर अंतिम मान्यता केंद्रीय कानून को ही दिए जाने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों सूचियों में इनका उल्लेख नहीं हो पाया है। वे सभी विषय संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं। तो यह शक्ति जो है केंद्र की क्या कहलाती है? संघ की यह शक्ति अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। अगर परीक्षा में आता है कि अवशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि केंद्र की वह शक्ति जिसमें राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची के अलावा जो विषय शेष रह जाते हैं उन पर कानून बनाने का कार्य संघ को प्राप्त होता है, उसको यह जो शक्ति मिली हुई है संविधान द्वारा, यही शक्ति अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिए जाने के बावजूद प्रशासन की सफलता के लिए केंद्र तथा राज्य के मध्य सहयोग होना आवश्यक है। तो संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके द्वारा संघ राज्यों पर नियंत्रण एवं प्रभाव रखती है। इसे हम आगे देखते हैं। पहला, प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्देश, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से राजनयिक संपर्क और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है, जिसका पालन अनिवार्य होता है। दूसरा, संघीय कार्यों को राज्य सरकारों को सौंपना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संघीय सूची के जो कार्य हैं वो अगर केंद्र सरकार या संघीय सरकार चाहे तो राज्य सरकारों से करवा सकती है, जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि के लिए, रेलवे मार्गों की सुरक्षा आदि के लिए। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस तथा आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकारियों के चयन का कार्य संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इन अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और ये अधिकारी संबंधित राज्यों को सेवाएं देते हैं और समय समय पर केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट करते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार संघ राज्य सरकारों पर अपना प्रभाव बनाए रखती है। आर्थिक सहायता, आय के महत्वपूर्ण साधन केंद्र सरकार के पास होते हैं। राज्यों को करों से प्राप्त आय उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, अतः केंद्र राज्य सरकारों को अनुदान, सहायता इत्यादि प्रदान कर आर्थिक रूप से अपना प्रभाव बनाए रखती है। पांचवा बिंदु, संसद के अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमाएं घटा अथवा बढ़ा सकती है, किसी राज्य को विभाजित कर 2 राज्यों में बना सकती है, देश के अंदर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी संसद को है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं इस पर। अब राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाना, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि राज्य सूची में जो विषय हैं जरूरी नहीं है कि उस पर राज्य सरकार ही कानून बनाए, उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं। वो है नंबर 1, राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर। नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर। नंबर 3, राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है और राष्ट्रपति ने विधायी शक्ति संसद को दे दी है उस राज्य की, तब। और चौथा, राज्य स्वयं अनुरोध करे, राज्य की विधानमंडल स्वयं अनुरोध करे संसद से किसी विषय पर कानून बनाने के लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन देखा। अब आपकी बारी है छात्र उपयोगी प्रश्नावली हल करने की। तो आप लोग इन प्रश्नावली को हल करिए और सरकार के अंग नाम का जो अगला महत्वपूर्ण वीडियो है हम चलते हैं उसके निर्माण के लिए। तो तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।